हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इमल्सन या पायस क्या होता है। दोस्तों, नया टॉपिक है। इससे पहले हमने कोलाइडी विलयनों के गुणों की बात की। कोलाइडी विलयनों के गुणों में हमने महत्वपूर्ण गुण ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, कोलाइडी कणों पर आवेश, वैद्युत कण संचलन की क्रिया और स्कंदन जैसी क्रियाओं को देखा। कोलाइडी विलयनों के गुण के बाद जो नया टॉपिक अपने पास है, इमल्सन या पायस क्या होता है। फिर दोस्तों, कोलाइड में केवल एक टॉपिक और बचता है, कोलाइड के अनुप्रयोग। तो आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं, अपने पास जो नया टॉपिक है इमल्सन। इमल्सन किसे कहते हैं, क्या होता है इमल्सन। दोस्तों, जो इमल्सन है इसका एक नाम और है, इसको हम पायस भी कहते हैं। इमल्सन, यह नाम तुम्हारा सुना हुआ है। हमने जब कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण किया, भौतिक गुणों के आधार पर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर जब हमने कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण किया, तो वहां हमने इस नाम को देखा, इमल्सन कोलाइड। कोलाइड के प्रकार में हमने नाम देखा, इमल्सन क्या होता है। दोस्तों, इमल्सन तब बनता है जब परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है। ऐसे कोलाइड को हम कहते हैं इमल्सन। तो इमल्सन वे कोलाइड होते हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव। ऐसे कोलाइड कहलाते हैं इमल्सन या पायस। अब इसमें दोनों ही द्रव हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये दोनों द्रव होते हैं, ये दोनों ही द्रव एक दूसरे में मिश्रणीय नहीं होते। दोनों की बात कर रहा हूं, परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव है, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है, लेकिन दोनों के दोनों द्रव एक दूसरे में मिश्रणीय नहीं होते। तो इसका मतलब, यदि हम इमल्सन की बात करें तो ये अनस्टेबल हुए, अस्थायी हुए। अस्थायी क्यों हुए? क्योंकि दोनों के दोनों द्रव एक दूसरे में मिश्रणीय नहीं है। यदि हम इमल्सन के प्रकार की बात करें तो इसके आधार पर हम दो प्रकार के इमल्सन पढ़ेंगे। तो पहले हम इमल्सन की बात करें तो वे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव होती है, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है। तो इस प्रकार के कोलाइड को कहते हैं इमल्सन। और दोनों के दोनों द्रव एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं, अर्थात मिश्रणीय नहीं होते। तो परिभाषा अपने पास हो गई, इमल्सन कैसे बनता है यह बात अपने समझ में आ गई कि इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव है, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है और दोनों के दोनों द्रव एक दूसरे में अमिश्रणीय है। अब इमल्सन के हम दो प्रकार पढ़ेंगे। नंबर पहला हम देखेंगे तेल का जल में इमल्सन, तेल का जल में। और नंबर दूसरा प्रकार हम देखेंगे जल का तेल में। अब देखिए, दोनों प्रकार के इमल्सन में, यदि हम इमल्सन के प्रकार की बात करें, तेल का जल में इमल्सन, जल का तेल में इमल्सन, तो हम पहले प्रकार की यदि हम बात करें तो इस प्रकार के इमल्सन में जल में तेल मिला हुआ है। जल में तेल मिला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है, जल तो हो गया परिक्षेपण माध्यम और तेल हो गई परिक्षिप्त प्रावस्था। तो इस प्रकार के इमल्सन में जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, वो परिक्षिप्त प्रावस्था तो होती है अपने पास तेल, क्योंकि ये कम मात्रा में है। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है? जो कोलाइडी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, वो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। और परिक्षेपण माध्यम देखिए, यदि हम देखें कि इस प्रकार के इमल्सन में परिक्षेपण माध्यम क्या है, तो दोस्तों इस प्रकार के इमल्सन में परिक्षेपण माध्यम है जल।
जो कोलाइडी विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो अपने पास परिक्षेपण माध्यम होता है। तो यहां तेल का जल में इमल्सन, इस प्रकार के इमल्सन में परिक्षिप्त प्रावस्था तो होता है तेल, परिक्षेपण माध्यम होता है जल। यानी इस प्रकार के कोलाइड में या इस प्रकार के इमल्सन में अधिक मात्रा में जल है और उसमें तेल घुला हुआ है, अधिक मात्रा में जल है, इसलिए इस इमल्सन को, इस पायस को बताओ हम कौन सा पायस भी बोलते हैं, जलीय पायस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या उपस्थित है, जल। इस प्रकार के पायस को हम तेल यानी OW प्रकार, OW प्रकार भी कहते हैं। O का मतलब ऑयल, W का मतलब वाटर, यानी मतलब क्या हो गया, जल। तेल का जल में, इसलिए इसे OW प्रकार भी कहते हैं। और यदि हम इस प्रकार के इमल्सन के एग्जाम्पल की बात करें तो इस प्रकार के इमल्सन में सबसे उपयुक्त एग्जाम्पल, सबसे अधिक यानी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कहें तो दूध। जो हम दूध रोजाना पीते हैं वो दूध तेल का जल में इमल्सन है। यानी जल में, दूध में क्या होता है, जल में तेल मिला होता है। यह इस इमल्सन का एग्जाम्पल है। हमने यहां दोनों प्रकार के इमल्सन को अंतर के रूप में देख सकते हैं। अब बताओ, यदि हम जल का तेल में इसकी बात करें, जल का तेल में क्या होता है, तो दोस्तों इस प्रकार के इमल्सन में जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब जो कम मात्रा में होगा वो परिक्षिप्त प्रावस्था तो अपने पास होगा जल। और इस प्रकार के इमल्सन में या इस प्रकार के कोलाइड में जो परिक्षेपण माध्यम अपने पास होगा वो परिक्षेपण माध्यम अपने पास होगा तेल। यानी इस प्रकार में तेल तो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और जल कम मात्रा में उपस्थित होता है। तेल अधिक मात्रा में उपस्थित है, इसलिए हम इस पायस को, इस इमल्सन को तेलीय पायस भी कहते हैं। तेलीय पायस, तेल अधिक मात्रा में उपस्थित है। इस इमल्सन को हम यहां इसको OW प्रकार, इसको WO प्रकार भी कहते हैं, जल का तेल में इमल्सन। और यदि हम इस इमल्सन के एग्जाम्पल देखें तो अपने पास वैनिशिंग क्रीम है, मक्खन है, ये इस इमल्सन के एग्जाम्पल है। जो क्रीम होती है उसमें क्या होता है अपने पास, यानी तेल जो है उसमें जल मिला होता है। तो यहां हम दो प्रकार के इमल्सन की बात करेंगे। तो मैं एक बार दोबारा समझा दूं, हम बात कर रहे हैं इमल्सन की, ये वे कोलाइड होते हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव होती है, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है। दोनों द्रव एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं, दोनों द्रव एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं। इसलिए बताओ इमल्सन कैसा होता है, अस्थायी होता है। इमल्सन दो प्रकार के होते हैं, एक तो हम देखेंगे तेल का जल में और एक हम देखेंगे जल का तेल में। इस प्रकार के इमल्सन में जो हम पढ़ रहे हैं, पहला प्रकार तेल का जल में, परिक्षिप्त प्रावस्था तो होती है तेल, कोलाइडी विलयन में यह तो कम मात्रा में उपस्थित होता है, और परिक्षेपण माध्यम होता है जल। इसलिए इस प्रकार के इमल्सन को, इस प्रकार के पायस को हम जलीय पायस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में उपस्थित है जल। यह OW प्रकार भी कहलाता है। और इसका यदि हम एग्जाम्पल दें तो अपने पास है दूध, और दूसरा प्रकार अपने पास होता है जल का तेल में। इस प्रकार में या इस प्रकार के इमल्सन में परिक्षिप्त प्रावस्था जल होती है, परिक्षेपण माध्यम तेल होता है, अधिक मात्रा में तेल उपस्थित है, इसलिए इसको तेलीय पायस भी कहते हैं, इसे WO प्रकार भी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल दें, क्रीम है, मक्खन है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों यदि हम सबसे महत्वपूर्ण बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात अपने पास क्या है कि अपने पास यहां इसकी बात करें हम तेल का जल में, ये अपने पास यहां हमने इस इमल्सन को लिया, इसमें अपने पास जल अधिक मात्रा में है, ये तो हमने मान लिया जल है अपने पास, जल परिक्षेपण माध्यम, और ये उसके ऊपर अपने पास तेल है, ये तेल है। अब बताओ दोनों ही प्रकार के द्रव्य,
अब इसको ध्यान से देखना इस टॉपिक को, कि इसमें परिचित प्रावस्था तेल, परिक्षेपण माध्यम जल, दोनों ही द्रव हैं, लेकिन दोनों द्रव एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं। तुम कहोगे एक दूसरे में अमिश्रणीय क्यों हैं? तो भाई जल हम जानते हैं, जल अपने पास कैसा विलायक होता है? ध्रुवीय विलायक होता है। जल के बारे में हमने देखा, जल अपने पास होता है HOH। जल में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, इस पर आंशिक ऋणावेश। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है, इस पर आंशिक धनावेश। इसका मतलब जल ध्रुवीय विलायक है। और यदि हम तेल की बात करें तो बताओ तेल अपने पास कैसा विलायक है? अध्रुवीय विलायक है। तेल अध्रुवीय है, जल ध्रुवीय है। अब दोनों एक दूसरे में मिश्रणीय क्यों नहीं है? हमने विलेयता का सिद्धांत पढ़ा है, समान समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक। यदि ध्रुवीय विलेय है तो ध्रुवीय विलायक में उसकी विलेयता अधिक होगी। इसका मतलब यह सिद्धांत का मतलब समान समान को घोलता है। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील। यह विलेयता का सिद्धांत है। लेकिन यहां दोनों में देखें तो एक तो अपने पास है ध्रुवीय और एक अपने पास है अध्रुवीय। अब बताओ समानता का विलेयता का सिद्धांत नहीं लग रहा। विलेयता का सिद्धांत है समान समान को घोलता है, इसलिए दोनों आपस में मिश्रणीय नहीं होते। अब दोस्तों जब ये एक दूसरे में मिश्रणीय नहीं है, अमिश्रणीय है, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है, अस्थायी है। अब यदि हमको इन दोनों को मिलाना है, हमको तैयार करना है इमल्सन स्थायी प्रकृति का। यदि हमको इन दोनों को मिलाना है, इमल्सन को स्टेबल करना है, तो हमको एक तीसरे कैंडिडेट की आवश्यकता होगी जो इन दोनों को मिला दे, इमल्सन तैयार कर दे, दोनों को स्टेबल बना दे। इसके लिए हमको स्टेबल करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं इमल्सी कारक, या उसको हम बोलते हैं पाइसी कारक। इमल्सी कारक या पाइसी कारक कहा जाता है। ये वे पदार्थ होते हैं जो इमल्सन को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो इमल्सी कारक क्या काम करेगा इनमें? यहां यदि दोनों को मिलाए अनस्टेबल होगा, दोनों एक दूसरे में अमिश्रणीय होंगे। यदि हमको मिश्रणीय करने, दोनों को आपस में घोलना है, दोनों को स्टेबल बनाना है, तो उसके लिए हम इनमें बताओ क्या मिलाते हैं? इमल्सी कारक या पाइसी कारक। इमल्सी कारक या पाइसी कारक मिलाया जाता है। अब यदि हम बात करें जो अपने पास पहला प्रकार था तेल का जल में, यदि हम इसकी बात करें तेल का जल में, ये वाला प्रकार ले लें हम पहला प्रकार, तो इस तेल के जल में जो अपने पास इमल्सन है, इसमें इमल्सी कारक का कार्य करता है साबुन, इसमें इमल्सी कारक का काम करता है गोंद, इसमें इमल्सी कारक का काम करता है प्रोटीन। इस प्रकार के इमल्सन में जो इमल्सी कारक होगा या पाइसी कारक होगा, या तो वो साबुन होगा, गोंद होगा या प्रोटीन होंगे, ये इसमें इमल्सी कारक का काम करेंगे और इमल्सन को स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। यदि हम इस प्रकार के इमल्सन की बात करें जल का तेल में, जल का तेल में, और यदि हम इसमें देखें कि इसमें अपने पास इमल्सी कारक का कार्य कौन करता है, तो इस प्रकार के इमल्सन में इमल्सी कारक का काम करता है बसा अम्लों के भारी लवण, बसा अम्लों के भारी लवण, लंबी श्रृंखला युक्त एल्कोहल, लंबी श्रृंखला युक्त एल्कोहल, काजल, ये इमल्सी कारक का काम करते हैं। तो यहां दोनों प्रकार के इमल्सन में यदि हम देखें तो इस प्रकार के इमल्सन में तो इमल्सी कारक का कार्य करता है साबुन, गोंद और प्रोटीन, और इस प्रकार के इमल्सन में इमल्सी कारक का कार्य करता है
बसा अम्लों के भारी लवण, लंबी श्रृंखला युक्त एल्कोहल, काजल, ये इमल्सी कारक का कार्य करते हैं। अब दोस्तों यदि हम इसकी क्रियाविधि देखें, किस तरीके से इमल्सी कारक तेल का जल में या जल का तेल में इमल्सन बनाते हैं और उसको स्थायित्व प्रदान करते हैं। यदि हम यहां एग्जांपल देखें, अपने पास साबुन है, साबुन को हमने इसी चैप्टर में, इससे पिछले वीडियो में हमने साबुन के बारे में पढ़ा कि जैसे अपने पास ये सोडियम स्टीयरेट है C17H35 COONA, ये सोडियम स्टीयरेट है। जब सोडियम स्टीयरेट को जल में घोला जाता है तो यह स्टीयरेट आयन और सोडियम आयन में वियोजित हो जाता है। सोडियम आयन विलयन में चले जाता है, ये अपने पास Na+ तो विलयन में चला गया और ये अपने पास बचा स्टीयरेट आयन। ये स्टीयरेट आयन जो है ये दो भागों से मिलकर बना है। इसमें एक भाग तो है हाइड्रोकार्बन मूलक, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक, और ये होता है अपने पास अध्रुवीय भाग। और इसमें ये अपने पास है ध्रुवीय भाग, इसको हम आयनिक भाग भी कहते हैं। हमने इसको इस प्रकार से व्यक्त किया, तुम्हारे ध्यान हो तो, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को इस तरीके से व्यक्त कर दिया, इस तरीके से व्यक्त किया। इसमें अपने पास ये तो हमने कहा कि ये तो अध्रुवीय भाग होता है, अपने पास अध्रुवीय भाग, हाइड्रोकार्बन भाग जो है, और ये अपने पास हो गया आयनिक भाग। यहां ये आयनिक भाग हो गया अपने पास, ये हमने आयनिक भाग बना दिया इसका। दोस्तों साबुन जो है दो भागों से मिलकर बनता है, एक तो अपने पास ध्रुवीय भाग होता है और एक अपने पास अध्रुवीय भाग होता है। ये भाग जल विरोधी होता है, ये भाग जल स्नेही होता है। अब अपन देखते हैं कि इमल्सन को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है। यदि हम माने अपने पास ये प्रकार का इमल्सन है तेल का जल में, अब बताइए इस इमल्सन को स्टेबल करना है, दोनों को आपस में घोलना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इस इमल्सन में इमल्सी कारक के रूप में डाल रहे साबुन। जब इसमें साबुन को डाला जाता है तो बताइए साबुन के दो भाग हैं। साबुन का एक तो भाग है अध्रुवीय भाग, एक भाग अपने पास है ध्रुवीय भाग। अब बताइए अध्रुवीय भाग है, ध्रुवीय भाग है, तो यहां तेल कैसा है, अध्रुवीय। विलेयता का सिद्धांत क्या है, समान समान को घोलता है। तो बताइए तेल वाले भाग को किससे मोहब्बत है, तेल वाले भाग को अध्रुवीय भाग ये है, इससे मोहब्बत है, तो इसका मतलब जो तेल वाला भाग है वो अध्रुवीय भाग से जुड़ जाएगा। अब बताइए इसका दूसरा भाग ध्रुवीय भाग है अपने पास, ये ध्रुवीय भाग जल कैसा है, ध्रुवीय, समान समान को घोलता है, तो जल का यहां किससे मोहब्बत होगा, ये यहां जल जुड़ गया, जल का मोहब्बत इससे। अब बताइए साबुन ने तेल को भी अपने साथ जोड़ लिया, साबुन ने जो जल वाले भाग है उसको भी अपने साथ जोड़ लिया। इस तरीके से दोनों आपस में घुल जाते हैं और इमल्सन को स्थायित्व प्रदान कर देते हैं। यहां इमल्सन को किसने स्थायित्व प्रदान किया, यहां किसने इन दोनों को जोड़ने का काम किया, किसने इन दोनों को घोलने का काम किया, तो यहां जो साबुन है, जो इमल्सी कारक हमने जिसको साबुन को लिया है, ये इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, इन दोनों को मिलाने का काम करता है, क्योंकि साबुन को दोनों से ही मोहब्बत है। साबुन तेल से भी यहां लगाव रख रहा है और साबुन का जो ये भाग है ये जल से भी लगाव रख रहा है। इस तरीके से इमल्सन को स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। दोस्तों जो हम कई बार नकली दूध की बात करते हैं, नकली दूध के बारे में पढ़ते हैं, तो नकली दूध में यही होता है। नकली दूध बनाने वाले जो होते हैं अपने पास तेल लिया, जल लिया, साबुन, शैंपू, इनको मिला दिया, जिससे नकली दूध तैयार हो जाता है। पीने में कई नुकसानदायक काम होते हैं इसके। अब तुम कहोगे साहब जब नकली दूध में ये काम हो रहा है तो फिर असली दूध में कौन बांधे रखता है दूध में, तो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो प्रोटीन वहां इमल्सी कारक का काम करती है। मैंने तो यहां तुमको क्रियाविधि बताई कि तेल और पानी को ये आपस में किस तरीके से जोड़े रखते हैं। तो दोस्तों अपने पास ये बात थी इमल्सी कारक की। तो यदि हम पूरे की देखें हिंदी द्वारा तो सबके समझ में आ गया होगा इमल्सन किसे कहते हैं। इमल्सन के दो प्रकार की बात है।
इमल्सन के दो प्रकार की बात मैंने तुमको बताया, इमल्सी कारक या पाइसी कारक क्या होता है। वे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव होती है, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है, दोनों द्रव एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं, जो अनस्टेबल होता है वो इमल्सन होता है। इमल्सन के दो प्रकार की हमने बात की, तेल का जल में, जल का तेल में। तेल के जल में जो इमल्सन है अपने पास है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था है तेल, परिक्षेपण माध्यम में जल, अधिक मात्रा में यह है, इसलिए इसको जलीय पायस भी कहते हैं, इसको OW प्रकार भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने दे दिया दूध। इस प्रकार के इमल्सन में परिक्षिप्त प्रावस्था जल होती है, परिक्षेपण माध्यम तेल होता है, अधिक मात्रा में तेल है, इसलिए हम इसे तेलीय पायस भी कहते हैं, इसको WO प्रकार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आता है क्रीम का और मक्खन का। इमल्सन अनस्टेबल है क्योंकि दोनों ही द्रव एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं, तो इनको जिन पदार्थों के द्वारा स्टेबल किया जाता है, स्थायी बनाया जाता है कि ये दोनों आपस में घुल जाए, तो उन पदार्थों को हम बोलते हैं इमल्सी कारक या पाइसी कारक। इस प्रकार के इमल्सन में हम इमल्सी कारक या पाइसी कारक के रूप में प्रयुक्त करते हैं साबुन, गोंद, प्रोटीन। जल के तेल में इमल्सन, इस प्रकार में हम इमल्सी कारक के रूप में व्यक्त करते हैं वसा अम्लों के भारी लवण, लंबी श्रृंखला युक्त एल्कोहल, काजल। अभी हमने यहां क्रिया विधि देखी कि साबुन किस तरीके से तेल और जल को बांधे रखता है, तेल और जल को आपस में मिश्रित करके रखता है। तो दोस्तों ये तो बात थी इमल्सन की। अब इमल्सन के बाद हम यदि ये देखते हैं कि अपने पास जलीय पायस है और तेलीय पायस है। हम जानते हैं जलीय पायस क्या होता है, जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल होता है। तेलीय पायस क्या होता है, जिसमें परिक्षेपण माध्यम यानी तेल होता है। तुमको दोनों प्रकार के पायस यदि दिए जाएं, तुम किस तरीके से ये पहचान करोगे कि ये तेलीय पायस है, ये भाई साहब जलीय पायस है? ऐसे कैसे पता लगाओगे? तो यदि हमको पायस की पहचान करनी है कि ये तेलीय पायस है या जलीय पायस है, इसकी पहचान के हम यहां तीन प्रकार देख रहे हैं, तीन तरीके देख रहे हैं। नंबर एक तो हम देख रहे हैं रंजक के द्वारा, रंजक विधि। रंजक विधि में क्या होता है, अपने पास दोनों प्रकार के पायस हैं, हम कोई ऐसा रंजक प्रयुक्त करते हैं जो तेल में तो विलेयशील हो, जल में विलेयशील नहीं हो, और इसके लिए हम काम में लेते हैं रंजक पायस में सूडान थड़, ये काम में लेते हैं, या हम काम में लेते हैं फ्यूसिन। ये दोनों ऐसे रंजक होते हैं दोस्तों जो तेल में तो विलेय होते हैं, जल में विलेय नहीं होते। अब हमने क्या किया, जो अपने पास दोनों प्रकार के पायस हैं उनमें सूडान थड़ को मिला दिया। अब सूडान थड़ को मिलाते ही बताओ जो तेलीय पायस होगा, तेलीय पायस में तेल अधिक है, तुरंत वो रंजक तेल में घुल जाएगा और तेल में घुलकर उस विलयन को रंगीन बना देगा। तो वो रंजक तो जो पायस है वो तो हो जाएगा रंगीन। यदि हमने जलीय पायस में उसको डाला तो जलीय पायस में बताओ सूडान थड़ जो है वो उसमें घुलता नहीं है, जल में नहीं घुलता। जब जल में नहीं घुलेगा, जल अधिक है, तो बताओ वो विलयन कैसा रहेगा, रंगहीन। कम रंगीन होगा वो अधिक रंगीन होगा। तो कहने का मतलब हम रंजक के द्वारा, रंजक डालकर हम ये बता सकते हैं दोनों पायसों में कौन तो तेलीय पायस है, कौन जलीय पायस है। हम ऐसे रंजक को लें जो तेल में तो विलेयशील हो, जल में अविलेयशील हो। तो हमने तेलीय पायस में जब उस रंजक को डाला तो उसने रंजक ने तुरंत तेल से क्रिया करके विलयन को अधिक गहरा रंग प्रदान कर दिया। हमने उस रंजक को जल में डाला, जलीय पायस में डाला। अब बताओ जलीय पायस में जल अधिक है, जल में वो घुलता नहीं है, तो जल में नहीं घुलता तो वहां वो उसको रंग प्रदान नहीं करेगा। ये एक तरीका है। नंबर दूसरी विधि देखें हम, यदि पायस की पहचान करनी हो तो एक विधि अपने पास है तनुता विधि।
तनुता विधि का मतलब होता है तनु करना। इसमें हम क्या करते हैं, अपने पास दो प्रकार के पायस हैं, एक तेलीय पायस है, एक जलीय पायस है। तुम क्या करो, पायस की दो दो बूंद एक कांच की पट्टिका पर लो। तेलीय पायस की दो बूंद एक कांच की पट्टिका पर ले ली, जलीय पायस की दो बूंद कांच की पट्टिका पर ले ली। अब दोनों पायस में तुम एक एक बूंद या दो दो बूंद जल की मिलाओ। जल की मिलाने पर फिर उसका सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करो। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करने पर जिस पायस में जल आपस में मिलकर बिल्कुल समांगी मिश्रण बना ले, जल उसमें घुल जाए, बिल्कुल एक जैसा मिश्रण बन जाए, तो उसका मतलब वो जलीय पायस है। और जिसमें तुमने जल की बूंद डाली है और वो समांगी मिश्रण नहीं बनाए, तो वो तेलीय पायस है। दोबारा बोल दूं मैं, तनुता विधि में क्या करना है, यदि अपने पास दो प्रकार के पायस हैं, एक अपने पास तेलीय पायस है, एक अपने पास जलीय पायस है, दोनों पायस की दो दो तीन तीन बूंद एक कांच की पट्टिका पर लो। और कांच की पट्टिका पर लेने के बाद उसमें एक एक बूंद जल की मिलाओ दोनों में। फिर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसका अध्ययन करो। जो जल के साथ समांगी मिश्रण बना ले वो तो जलीय पायस होगा, और जो जल के साथ समांगी मिश्रण नहीं बनाए वो तेलीय पायस होगा। दोस्तों, ये दूसरी विधि है तनुता विधि। तीसरी विधि अपने पास होती है चालकता के द्वारा। चालकता के द्वारा हम कैसे पता लगाएंगे कि ये अपने पास तेलीय पायस है या जलीय पायस है। अब हम जानते हैं तेलीय पायस में तेल अधिक है, और तेल जो होता है उसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता। तेल में यदि तुमने किसी विद्युत जैसे NaCl को डाल दिया, वो अपने आयनों में वियोजित नहीं होता। तेल की चालकता का मान कम होता है। लेकिन तुम्हारे पास यदि जलीय पायस है, और जलीय पायस में जो अपने पास परिक्षेपण माध्यम में अधिक मात्रा में जो है वो जल है। अब बताओ, जल में जब तुम किसी विद्युत अपघट्ट को डालोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो वो आसानी से अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, धनायन और ऋणायन में। तो कौन से पायस की चालकता अधिक होगी, किसमें विद्युत धारा का प्रवाह करने पर यानी आयनों का वियोजन होगा, किसकी चालकता अधिक होगी? जलीय पायस की। जलीय पायस में चालकता का मान अधिक होता है, और तेलीय पायस में चालकता का मान कम होता है। इसके द्वारा भी हम दोनों की पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चार तरीके हैं जिनके द्वारा हम तेलीय पायस और जलीय पायस की पहचान कर सकते हैं। एक तो रंजक विधि के द्वारा, एक तनुता विधि के द्वारा, एक चालकता विधि के द्वारा, एक श्यानता के द्वारा। यदि ये रंजक मिलाने पर जो पायस रंगीन हो जाए, गहरे रंग का हो जाए, वो तेलीय पायस होगा। जो गहरे रंग का नहीं होगा वो जलीय पायस होगा। तनुता, जिस पायस में जल की बूंद मिलाने पर समांगी मिश्रण बन जाए वो जलीय पायस होगा। जिसमें समांगी मिश्रण नहीं बने वो तेलीय पायस होगा। जिस पायस की चालकता का मान अधिक होता है वो जलीय पायस होगा। जिसकी चालकता का मान कम होता है वो तेलीय पायस होगा। ये पायस की पहचान करने के तरीके हैं। तो दोस्तों, हमने देखा पहले इमल्सन क्या होता है, फिर हमने बात की इमल्सी कारक या पायसी कारक क्या होते हैं। इसके बाद यदि अपने पास दोनों प्रकार के पायस हैं, जलीय पायस है और तेलीय पायस है, इनकी पहचान कैसे करते हैं। अब दोस्तों, यदि हम इमल्सन के गुणों की बात करें तो जो इमल्सन होते हैं ये ब्राउनी गति भी प्रदर्शित करते हैं, टिंडल प्रभाव भी प्रदर्शित करते हैं। जो इमल्सन होते हैं उनमें जो कोलाइडी कणों का आकार है वो सॉल के कणों की अपेक्षा अधिक होता है। सॉल कब बनता है? जब परिक्षिप्त प्रावस्था अपने पास है ठोस, परिक्षेपण माध्यम अपने पास है द्रव, तब जो कोलाइड बनता है उसको बोलते हैं सॉल। सॉल के कणों का आकार देखें और इमल्सन में कोलाइडी कणों का आकार देखें तो इमल्सन में कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो सॉल की अपेक्षाकृत अधिक बड़ा होता है। इसके अलावा जलीय पायस की चालकता अधिक होती है, तेलीय पायस की चालकता कम होती है। अब यदि दोस्तों एक शब्द हम इसमें बात करें
तो हम इसमें एक शब्द पढ़ते हैं बीपाइसीकरण। ये तो है पाइसीकरण, पायस है ये। यदि हम बीपाइसीकरण की बात करें तो जिन विधियों के द्वारा हम जो इमल्सन में जो ये अपने पास परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षेपण माध्यम है, इनको अलग कर दें, जिन विधियों के द्वारा जो इमल्सन या पायस है इनके अवयवों को पृथक करें, तो वो क्रिया कहलाती है बीपाइसीकरण। ये क्रिया की जा सकती है जो इमल्सन है इसको गर्म करके, ठंडा करके, द्रुत अपकेंद्रण की क्रिया के द्वारा विद्युत अपघट्ट मिला के इन क्रियाओं को किया जा सकता है। हमने दूध को गर्म किया, दूध के ऊपर मलाई आ गई। गर्म करने पर बताओ इमल्सन जो था, जहां दोनों अपने पास तेल और जल पास पास में थे, दोनों अलग अलग हो गए। हमने दूध को जमाया, दही में परिवर्तित हुआ, दही को जोर से यदि द्रुत अपकेंद्रण हिलाया, मक्खन प्राप्त हो गया। तो जिन विधियों के द्वारा इमल्सन के अवयवों को पृथक किया जाता है उस क्रिया को बोलते हैं बीपाइसीकरण। यह क्रिया की जा सकती है ठंडा करने पर, गर्म करने पर, द्रुत अपकेंद्रण की क्रिया द्वारा या विद्युत अपघट्ट मिलाकर। यह बात थी बीपाइसीकरण क्या है। और दोस्तों यदि इसके बाद हम देखें कि इमल्सन का अनुप्रयोग किस किस में किया जाता है, अपने शरीर में जो भोजन का पाचन होता है उसमें इमल्सन का अनुप्रयोग है। हम धातु कर्म वाले चैप्टर में एक विधि पढ़ेंगे, झाग पलवन विधि या फेन पलवन विधि, उसमें तेलीय पायस प्रयुक्त किया जाता है। विभिन्न प्रकार की औषधियों को बनाने में, क्रीम तैयार करने में, इनमें भी इमल्सन का अनुप्रयोग है। तो दोस्तों ये एक टॉपिक था कि इमल्सन क्या होता है या पायस किसे कहते हैं, सबके समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम इसके बाद बात करते हैं इस कोलाइड वाले जो है टॉपिक जो अपने चल रहा है कोलाइड, इसके लास्ट टॉपिक की कि कोलाइड का अनुप्रयोग क्या है। अभी हमने बात की थी कोलाइडों के गुण, इमल्सन की बात की। दोस्तों कोलाइड के अनुप्रयोगों में जो कोलाइड का गुण था स्कंदन या अवक्षेपण, कोलाइडी कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गुण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और ये अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होते हैं। हमने कोलाइडों के गुण में बात की थी कि कोलाइडी कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए कोलाइडी कण उत्तम अधिशोषक की भांति कार्य करते हैं। एक तो यह महत्वपूर्ण गुण था। एक कोलाइडी कणों में हमने कोलाइडी विलयन में बात की थी स्कंदन की, कि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को अवक्षेपित करने की क्रिया स्कंदन कहलाती है। उन दोनों गुणों को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे कोलाइड के अनुप्रयोगों की। दोस्तों कोलाइडों का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, कृषि के क्षेत्र में कोलाइड का अनुप्रयोग, औषधियों के क्षेत्र में कोलाइड के अनुप्रयोग, औद्योगिक क्षेत्र में कोलाइड के अनुप्रयोग, प्रकृति में कोलाइड के अनुप्रयोग, इन सभी अनुप्रयोगों की हम बात करें। एक एक बात को ध्यान से सुनना है। कोलाइड के अनुप्रयोगों में होता क्या है, इनमें होता क्या है। यदि हम सबसे पहले बात करें दैनिक जीवन में कोलाइड के अनुप्रयोग, और उसमें सबसे पहला अपने पास है खाद्य पदार्थों में। दोस्तों हमारे भोजन में, नाश्ते में प्रयुक्त होने वाले जो पदार्थ हैं, दूध है, घी है, मक्खन है, पनीर है, फलों का रस है, ये सभी कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। तो खाद्य पदार्थों में हम जो भी पदार्थ प्रयुक्त कर रहे हैं वो सभी कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। तो ये तो पहला अनुप्रयोग है। दूसरा अनुप्रयोग यदि हम देखें जल का शुद्धिकरण। दोस्तों जो प्राकृतिक स्रोत से जो हमें जल प्राप्त होता है उस जल में मिट्टी के कण, रेत आदि अन्य कई अविलेय अशुद्धियां होती हैं। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त जल में मिट्टी के कण है, रेत है आदि अन्य और कई अविलेय अशुद्धियां होती हैं। और जो ये अशुद्धियां होती हैं ये कोलाइडी अशुद्धियां होती हैं। कोलाइडी अशुद्धियां, इन कोलाइडी अशुद्धियों पर होता है ऋण आवेश। अब यदि हमको इन कोलाइडी अशुद्धियों को अलग करना है, इन पर ऋण आवेश है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जल के शुद्धिकरण में उस जल में मिला देते हैं फिटकरी। अब बताओ जब जल में फिटकरी को मिलाया जाएगा तो फिटकरी के द्वारा हमको प्राप्त होता है Al+3 आयन।
तुम जानते होंगे सब, फिटकरी का सूत्र क्या होता है? फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। यह फिटकरी का फॉर्मूला है। फिटकरी को हम पोटास एलम भी कहते हैं और यह दो प्रकार के लवणों से मिलकर बनता है, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके द्वारा हमको प्राप्त हुआ Al+3 आयन। अब दोस्तों, जो जल था उसमें जो अशुद्धियां हैं उन पर है ऋणावेश। हमने इसमें मिलाया फिटकरी को, जल को शुद्ध करने के लिए मिला दी उसमें फिटकरी। फिटकरी के द्वारा प्राप्त हुआ धनावेश, धनायन। बताओ, दोनों विपरीत आयन है, दोनों आयन एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और जब ये उदासीन हो जाएंगे, इन पर से ऋण आवेश, यहां ये धनावेश दे रहा है, एक दूसरे के जब आवेश को उदासीन कर देंगे तो जो ये कोलाइडी कणों की अशुद्धियां हैं, बताओ आवेश अलग हो गया कणों पर से, तो वो अशुद्धियां पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाती हैं। बताओ अशुद्धियां कहां बैठ गई? नीचे। पानी का रह गया ऊपर। फिर उस पानी को निथार कर छान कर अलग कर लिया जाता है। इस तरीके से हम जल का शुद्धिकरण करते हैं। तो दोस्तों, यदि हमसे पूछा जाए कि जब हम जल का शुद्धिकरण करते हैं तो उसमें फिटकरी क्यों मिलाते हैं, उत्तर दे दोगे आराम से कि जल में जो कोलाइडी अशुद्धियां होती हैं वो ऋणावेशित होती हैं। जल में अशुद्धियों पर जो आवेश है वो ऋण आवेश है और फिटकरी के द्वारा प्राप्त होता है धनायन। दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं आवेशों को, जिससे अशुद्धियों के कण स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस तरीके से वो अशुद्धियां नीचे बैठ गई, पानी का रह गया ऊपर। हमने किसका शुद्धिकरण कर दिया? जल का। दोस्तों, ये दूसरा अनुप्रयोग हो गया। तीसरा अनुप्रयोग यदि हम देखें, रक्त स्त्राव को रोकने हेतु या तो हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं या हम फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। यदि हमारे कहीं भी चोट लग जाए, खरोंच आ जाए, तो चोट लगते ही, खरोंच आते ही रक्त का बहना शुरू हो जाता है। अब उस बहते हुए रक्त को रोकने के लिए या तो हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं या फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? रक्त जो अपने पास है, रक्त, ये एल्बुमिन जैसे ऋणावेशित कणों का, एल्बुमिन जैसे ऋणावेशित कणों का कोलाइडी विलयन होता है। रक्त क्या है? एल्बुमिन जैसे ऋणावेशित कणों का कोलाइडी विलयन है। अब बताओ कौन सा आवेश है? ऋणावेश। फिर हमने रक्त को रोकने के लिए, बताओ, वही किसका प्रयोग किया? या तो फिटकरी का प्रयोग किया रक्त स्त्राव को रोकने के लिए, या हमने किसका प्रयोग किया? फेरिक क्लोराइड का। फिटकरी के द्वारा हमें कौन सा आयन प्राप्त हो जाएगा? Al+3 आयन। यदि हम फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं तो इसके द्वारा हमको कौन सा आयन प्राप्त होगा? Fe+3 आयन। अब बताओ यहां कैसे है? ऋणावेशित। जैसे तुम जहां रक्त का बहना शुरू हो गया वहां इनका प्रयोग करते हो, ये कौन से आवेश देंगे? धनावेश। तुरंत किसकी क्रिया होगी? स्कंदन की। और स्कंदन की क्रिया होते ही रक्त का बहना रुक जाता है। दोस्तों, यदि अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए हम फिटकरी का या फेरिक क्लोराइड का प्रयोग क्यों करते हैं, उत्तर सीधा सा होगा कि रक्त क्या है? एल्बुमिन जैसे ऋणावेशित कणों का कोलाइडी विलयन है, ऋणावेश है। रोकने के लिए हमने क्या काम में लिया? या तो फिटकरी या फेरिक क्लोराइड। दोनों के द्वारा कौन सा आयन प्राप्त होगा? धनायन। अब बताओ, विपरीत आवेश हो गए। विपरीत आवेश एक दूसरे को आवेश को उदासीन करेंगे, किसकी क्रिया हो जाएगी? स्कंदन की। और स्कंदन की क्रिया होते ही रक्त का बहना रुक जाता है। यह तीसरा अनुप्रयोग हो गया अपने पास। यदि हम चौथे अनुप्रयोग की बात करें, वैसे इस अनुप्रयोग को हमने पहले भी पढ़ा है। साबुन की प्रक्षालन क्रिया क्या होती है? साबुन की प्रक्षालन क्रिया की यदि हम बात करें, यदि हमने पानी लिया, पानी में साबुन को डाला, झाग पैदा हुआ, झाग उत्पन्न हुआ और झाग होता है कोलाइडी प्रकृति का। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो झाग प्राप्त होता है और झाग होता है कोलाइडी प्रकृति का।
झाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। जो झाग अपने पास बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अब यदि अपने पास कोई मैला कपड़ा है, गंदा कपड़ा है, चिकना कपड़ा है, हमको उस कपड़े को साफ करना है, गंदगी के कण दूर हटाने, तो हम क्या करते हैं, उस गंदे कपड़े को, मैले कपड़े को, चिकने कपड़े को हम साबुन के घोल में डाल देते हैं। साबुन के घोल में डालने पर क्या होगा, झाग है ऊपर, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तुरंत क्या करता है वो झाग, जो साबुन पर मैले गंदे चिकने कण हैं उनको खींच लेता है कपड़े पर से और अपने पास अधिशोषित कर लेता है, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक था। अब बताइए, जब गंदगी के कण झाग ने ले लिए, जब तुम अब उसको साफ पानी में कपड़ों को निकालोगे तो गंदगी के कण पानी के साथ बह जाएंगे और अपना कपड़ा साफ हो जाएगा। यह क्रिया कहलाती है प्रक्षालन क्रिया। तो इसको मैं दोबारा बोल दूं, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो झाग बनता है। झाग होता है कोलाइडी प्रकृति का। झाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। जब किसी गंदे मैले चिकने कपड़े को उस घोल में डाला जाता है तो घोल में डालने पर जो झाग अपने पास है वो उन गंदगी के कणों को अधिशोषित कर लेता है। कपड़े पर से वो गंदगी के कण हट जाते हैं। फिर जब पानी में डालकर उनको निकाला जाता है तो गंदगी के कण पानी के साथ निकल जाते हैं और वो कपड़ा साफ हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रक्षालन क्रिया। तो इस क्रिया में क्या हुआ, हमने देखा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक था झाग का, वो अनुप्रयोग काम आया। दोस्तों, ये 4 अनुप्रयोग थे कि दैनिक जीवन में इनके क्या अनुप्रयोग हैं। तो खाद्य पदार्थों में अनुप्रयोग, जल के शुद्धिकरण में हमने इसको काम में लिया। जल को शुद्ध करने के लिए हमने उसमें फिटकरी को मिलाया। रक्तस्राव को रोकने के लिए हमने फिटकरी का या फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया। और हमने चौथे अनुप्रयोग में देखा कि साबुन की प्रक्षालन क्रिया क्या थी। दोस्तों, हम दूसरे अनुप्रयोग की बात करें, कृषि के क्षेत्र में कोलाइड का क्या अनुप्रयोग है। कृषि के क्षेत्र में हम यदि बात करें उपजाऊ मिट्टी की, तो उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो कोलाइड की तरह कार्य करती है। उपजाऊ मिट्टी में एक ह्यूमस होता है, ह्यूमस जो होता है ये काम करता है रक्षी कोलाइड का। उपजाऊ मिट्टी कोलाइडी प्रकृति की होने के कारण आसानी से नमी को और पोषक पदार्थों को, यदि हम बात करें कृषि के क्षेत्र में कोलाइड के अनुप्रयोग में, तो जो उपजाऊ मिट्टी है, जो कोलाइडी प्रकृति की मिट्टी है, वो आसानी से नमी और पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है और पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक पोषण सामग्री होती है वो प्रदान करती है। तो कहने का मतलब कृषि के क्षेत्र में भी कोलाइड का उपयोग है। जो उपजाऊ मिट्टी है वो कोलाइडी प्रकृति की है, उसमें जो ह्यूमस है वो रक्षी कोलाइड का काम करता है। उपजाऊ मिट्टी कोलाइडी प्रकृति की होने के कारण आसानी से नमी और पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है और जो पौधे होते हैं उनको जो भी पोषण सामग्री होती है वो आसानी से प्रदान करती है। ये बात थी कृषि के क्षेत्र में। अब दोस्तों, यदि हम तीसरा अनुप्रयोग देखें कि औषधियों के क्षेत्र में कोलाइड का क्या अनुप्रयोग है, तो अनेक औषधियां जो होती हैं वो कोलाइडी अवस्था में बनाई जाती हैं, क्योंकि कोलाइडी कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। आसानी से वो मनुष्य के शरीर में जो अंग हैं उनके द्वारा आसानी से उसका शोषण और स्वांगीकरण आसानी से हो जाता है। तो अनेक औषधियां जो होती हैं वो कोलाइडी अवस्था में होती हैं। कोलाइडी कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण मनुष्य के शरीर के अंगों द्वारा उनका शोषण या स्वांगीकरण आसानी से हो जाता है। यदि हम 2, 4, 5 औषधियों की बात करें, एक औषधि अपने पास होती है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, यदि हम पहले इसकी बात करें कि मिल्क ऑफ मैग्नीसिया होता क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल में कोलाइडी विलयन। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया की यदि हम बात करें कि मिल्क ऑफ मैग्नीसिया क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीसिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल में कोलाइडी विलयन।
इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में। दोस्तों, प्रति अम्ल क्या होता है? जब अपने अमाशय में अम्लता बढ़ जाए। अमाशय में अम्लता बढ़ती कब है? अत्यधिक चाय का सेवन करें, कॉफी का सेवन करें, दवाइयों का सेवन करें, तली हुई वस्तुओं का सेवन करें, तो अपने अमाशय में अम्लता बढ़ जाती है, पेट में गड़बड़ी होने लगती है। उस अम्लता के मान को कम करने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रति अम्ल। और प्रति अम्ल के रूप में हम किसे प्रयुक्त करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। तो इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, पेट की गड़बड़ी को दूर करने में किया जाता है। ये हमने औषधियों में एग्जाम्पल लिया। चांदी का रक्षित कोलाइडी विलयन, चांदी के रक्षित कोलाइडी विलयन की यदि हम बात करें तो हम इसमें दो प्रकार के कोलाइडी विलयन देखते हैं, दो औषधियां देखते हैं। एक तो हम देखते हैं आर्जीरोल, नाम याद रखना है सभी को, आर्जीरोल। और एक औषधि हम देखते हैं प्रोटार्जीरोल। ये दो औषधियां हैं, चांदी के कोलाइडी विलयन है ये। इनका उपयोग औषधियों के रूप में करते हैं, एक तो आर्जीरोल और एक प्रोटार्जीरोल। इन दोनों औषधियों का उपयोग आंखों की पलकों में होने वाले रोगों को दूर करने में किया जाता है। आर्जीरोल और प्रोटार्जीरोल दोनों की दोनों औषधियां किससे बनती है? चांदी के कोलाइडी विलयन से बनती है। इनका उपयोग आंखों में नेत्र संबंधी रोगों के निदान में किया जाता है, आर्जीरोल और प्रोटार्जीरोल। इसके अलावा यदि हम और देखें, यदि अपने पास कोलाइडी सल्फर है, कोलाइडी सल्फर जो है इसका उपयोग चर्म रोगों के निदान में किया जाता है। चर्म रोगों के निदान में कोलाइडी सल्फर का उपयोग करते हैं। त्वचा पर फोड़े, फुंसी, खुजली, जलन इत्यादि है, इन रोगों को दूर करने के लिए हम कोलाइडी सल्फर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यदि हम और देखें, अपने पास कोलाइडी स्वर्ण है, या अपने पास आयरन है, या कोलाइडी स्वर्ण की बात करें, कोलाइडी आयरन की बात करें, जिंक है, मैग्नीशियम है, इनका उपयोग स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में करते हैं। कोलाइडी स्वर्ण, आयरन, कॉपर, जिंक जो भी कोलाइडी रूप में होते हैं, इनका उपयोग हम स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में करते हैं। इसके अलावा और यदि हम देखें, कोलाइडी गोल्ड है, उसका उपयोग अंतःपेशी इंजेक्शन में किया जाता है। कोलाइडी एंटीमनी है, उसका उपयोग कालाजार का मतलब टाइफस, इसके इलाज में किया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ औषधियां हैं जो कि कोलाइडी अवस्था में होती हैं। हमने यहां 5-6 एग्जाम्पल दिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। चांदी के जो ये कोलाइडी विलयन है, आर्जीरोल और प्रोटार्जीरोल, इनका उपयोग नेत्रों में, पलकों में जो रोग होते हैं उनके निदान में किया जाता है। कोलाइडी सल्फर का उपयोग चर्म रोग के निदान में किया जाता है। कोलाइडी स्वर्ण, आयरन, कॉपर, जिंक, इनका उपयोग स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में किया जाता है। कोलाइडी गोल्ड का उपयोग अंतःपेशी इंजेक्शन में किया जाता है। कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग, यदि हम बात करें कोलाइडी एंटीमनी की बात करें, तो इसका उपयोग हम करते हैं कालाजार या टाइफस के इलाज में करते हैं। तो दोस्तों, ये अनुप्रयोग थे अपने पास औषधियों के क्षेत्र में कोलाइड के क्या अनुप्रयोग हैं। अब दोस्तों, यदि हम अगले अनुप्रयोग की बात करें तो अगले अनुप्रयोग है अपने पास औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में कोलाइड के क्या अनुप्रयोग हैं, मैं इनको थोड़ा शॉर्ट में बोल दूं। चर्म शोधन क्या होता है? चमड़े का यदि अपने को शोधन करना है, चमड़े में होते हैं धनावेशित प्रोटीन के कण। ध्यान से सुनना थोड़ा इनको, चमड़े में धनावेशित प्रोटीन के कण होते हैं। जब कभी भी अपने को चमड़े का शोधन करना है तो हम क्या करते हैं, उस चमड़े को टैनिन के ऋणावेशित कोलाइडी विलयन में डुबो देते हैं। चमड़े पर तो है धनावेशित प्रोटीन के कण,
हमने उसको डुबो दिया टैनिन के ऋणावेशित कोलाइडी विलयन में। अब बताओ, दोनों पर विपरीत आवेश है, एक पर धनावेश एक पर ऋणावेश, तो दोनों आवेश एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, जिससे उस चमड़े पर एक कठोर परत जम जाती है। और जब चमड़े पर कठोर परत जम जाती है तो वह चमड़ा जल्दी नहीं सड़ता और मजबूत रहता है। तो चमड़े का चर्म शोधन का मतलब क्या होता है? दोबारा मैं बोल दूं, चमड़े की संरचना जेल के समान होती है। चमड़े में धनावेशित प्रोटीन के कण होते हैं। चमड़े का शोधन करने के लिए जल्दी नहीं सड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको टैनिन के ऋणावेशित कोलाइडी विलयन में डुबो देते हैं। दोनों पर विपरीत आवेश होने के कारण स्कंदन की क्रिया हो जाती है, चमड़े पर एक कठोर परत बन जाती है, जिससे वो चमड़ा जल्दी नहीं सड़ता। ये चर्म शोधन की बात हो गई। रबर उद्योग में बात करें, रबर तुम जानते हो, रबर वृक्ष से प्राप्त दूध के समान द्रव है, जिसे कहते हैं लेटेक्स। दोस्तों, हमने बहुलक वाले चैप्टर में पढ़ा कि रबर जो है हेविया ब्रेसिलियंसिस, उस वृक्ष से प्राप्त दूध के समान द्रव है, जिसे कहते हैं लेटेक्स या रबर क्षीर। लेटेक्स क्या है? अनेक ऋणावेशित कणों का कोलाइडी विलयन, ऋणावेशित कणों का कोलाइडी विलयन है। उस रबड़ के ऊपर एक प्रोटीन रूपी रक्षक कोलाइड होता है, प्रोटीन रूपी रक्षक कोलाइड उपस्थित होता है। जब तक उस रबड़ के ऊपर प्रोटीन रूपी रक्षक कोलाइड होगा, तब तक उस रबड़ का स्कंदन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको उबालते हैं। जब लेटेक्स को उबालते हैं तो उबालने पर वो प्रोटीन रूपी रक्षक परत नष्ट हो जाती है, जिससे उस लेटेक्स का स्कंदन हो जाता है और हमें रबर प्राप्त हो जाता है। अब बताओ, फिर हमने उस रबड़ का उपचारित भी किया, सल्फर के साथ गर्म किया, जिससे हमें वल्कनीकृत रबड़ प्राप्त हुआ। वो रबड़ अधिक उपयोगी था। यदि हमको किसी भी वस्तु पर रबर की परत चढ़ानी हो तो हम उस वस्तु को बना देते हैं एनोड, फिर हम वैद्युत कण संचलन की क्रिया करते हैं। बताओ, रबड़ पर कैसे कण है? ऋणावेशित। तुमने वैद्युत कण संचलन की क्रिया की, जिस वस्तु पर तुमको रबर चढ़ाना है उसको क्या बना दिया? एनोड। रबर के कण वहां स्कंदित होंगे और उस वस्तु पर रबर की परत चढ़ जाएगी। तो यदि हम दोबारा देखें कि रबर उद्योग में कोलाइड का क्या अनुप्रयोग है, तो मैं एक बार दोबारा बोल दूं, रबर वृक्ष से प्राप्त दूध के समान द्रव है, जिसको बोलते हैं लेटेक्स या रबर क्षीर। और लेटेक्स पर होता है प्रोटीन रूपी रक्षक कोलाइड। जब हम इस लेटेक्स को उबालते हैं तो यह प्रोटीन रूपी रक्षक कोलाइड नष्ट हो जाता है और उस रबर का स्कंदन हो जाता है। फिर हम उस रबर को सल्फर के साथ गर्म करते हैं, जिससे हमको वल्कनीकृत रबड़ प्राप्त होता है। वो रबड़ अधिक उपयोगी होता है। बाहित मल के निष्कासन में यदि हम तीसरा अनुप्रयोग देखें, शहरों में जो गंदी नालियों का पानी होता है, गटर का पानी होता है, उन नालियों के पानी में या गटर के पानी में अनेक ऋणावेशित कणों की अशुद्धियां होती हैं। तो बताओ, नालियों के पानी में, गटर के पानी में अनेक ऋणावेशित कणों की अशुद्धियां हैं। हम क्या करते हैं, उस पानी को शहर से बाहर ले जाकर एक कुंड में एकत्र कर लेते हैं। जब वहां एक कुंड में एकत्र हो जाता है तो फिर उसमें हम वैद्युत कण संचलन की क्रिया कराते हैं। बताओ, वैद्युत कण संचलन की क्रिया से कौन सा आवेश देंगे? धनावेश। उनकी अशुद्धियों पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। विपरीत आवेश हो गए। बताओ, किसकी क्रिया होगी? स्कंदन की। जितने भी गंदगी के कण हैं, मल के कण हैं, वो कहां बैठ जाएंगे? नीचे। ऊपर क्या रह गया? पानी। गंदगी के कण, मल के कण कहां बैठ गए? नीचे। तो उस पानी का उपयोग तो करेंगे सिंचाई के रूप में, और जो गंदगी या मल के कण जो नीचे बैठ गए उसका उपयोग करेंगे उर्वरक के रूप में। यह बात हो गई बाहित मल के निष्कासन में। यानी इसमें भी कौन सा अनुप्रयोग काम आ रहा है? स्कंदन। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कारक था अपने पास स्कंदन। दोबारा बोल दूं, अपने जो यह बात करें, शहरों में जो गंदी नालियों का पानी है, गटर का पानी है,
उन सभी में ऋणावेशित कणों की अशुद्धियां होती हैं। उन ऋणावेशित कणों की अशुद्धियों को दूर करना है, बाहर ले जाके नालियों के पानी को, गटर के पानी को बाहर ले जाके कुंड में एकत्र कर लिया, वैद्युत कण संचलन की क्रिया की, आवेश विपरीत हो गए, एक ऋणावेश थी अशुद्धियों पर, धनावेश दिया, गंदगी के कण, मल के कण नीचे बैठ गए, पानी रह गया ऊपर, पानी का उपयोग कर दिया सिंचाई के रूप में, और जो गंदगी के मल के कण हैं उसका उपयोग करते हैं उर्वरक के रूप में। ये बाहित मल के निष्कासन की बात हो गई। धुएं के अवक्षेपण में यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने भी अपने शहरों में जो जितने भी उद्योग धंधे होते हैं, उद्योग धंधों में जो चिमनी से निकलने वाली जो धुआं होती है वो धुआं बहुत नुकसानदायक है। यदि केवल धुआं बाहर निकले तो इतनी नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन यदि धुएं के साथ साथ कार्बन के कण, आर्सेनिक के कण और अन्य कई नुकसान वाले कण बाहर निकले तो वो यदि हम उस वायु को फिर हम ग्रहण करें तो वो अपने लिए नुकसानदायक होती है। हम यदि ये चाहें कि चिमनियों से जो धुआं निकलती है उसमें से केवल धुआं बाहर निकले, कार्बन के कण बाहर नहीं निकले, आर्सेनिक के कण बाहर नहीं निकले, अन्य विषैले कण बाहर नहीं निकले, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए जो लंबी चिमनी है उस चिमनी में ही हम एक आवेशित गोला लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, धन इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड, या कोई भी। यदि सपोज करिए कि धुएं के साथ जो अशुद्धियों के कण, जो विषैले कण, जो नुकसानदायक कण निकल रहे हैं उन कणों पर है ऋणावेश, तो हमने धातु का धनावेशित गोला लगा दिया चिमनी के बीच में। अब बताओ, धातु का धनावेशित गोला तो लगा हुआ है बीच में, चिमनी जितने भी उद्योग धंधों से जो निकलने वाली धुआं है उसके साथ कार्बन के कण चल रहे हैं, आर्सेनिक के कण चल रहे हैं। बताओ इन कणों पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। और यहां कौन सा गोला है? धनावेशित गोला। ऋणावेश ऊपर चल रहा है, दोनों एक दूसरे के आवेश को कर देंगे उदासीन। उदासीन करते ही वो कण कहां बैठ जाएंगे, कहां गिर जाएंगे? नीचे। केवल बाहर क्या निकलेगी फिर? धुआं। जो अवक्षेप उसमें जो नीचे बैठता है उसको बोलते हैं कोट्रल धूम्र अवक्षेपक। क्या बोलते हैं? कोट्रल धूम्र अवक्षेपक। इसमें भी बताओ हमने कोलाइड का अनुप्रयोग काम में लिया। ये धुएं के अवक्षेपण की बात हो गई। दोस्तों ये पांचवा छठा अनुप्रयोग, भारतीय स्याही जब भी हम बनाते हैं काजल में बबूल का गोंद मिलाते हैं। बबूल का गोंद काम करता है रक्षी गोलाइट की तरह, वो काजल को स्थायित्व प्रदान करता है, स्कंदित होने से बचाता है। और फोटोग्राफी में हम क्या करते हैं, जो अपने पास जिलेटिन है इसमें रक्षी कोलाइट का काम करता है। केबीआर लिया, जिलेटिन में AgNO3 मिलाया, AgBr के कण जिलेटिन में निलंबित हो गए, फिर हमने सेलुलाइड की प्लेट पर उस कोलाइड विलयन को डाल दिया। उसमें जिलेटिन किसका काम कर रहा है? रक्षी कोलाइड का। दोस्तों ये सीधा टॉपिक था, लेकिन कोर्स पूरा करने के लिए, पूरे टॉपिक बताने के लिए इनको बताना जरूरी था, इसलिए हमने यहां कोलाइड के अनुप्रयोग की बात की। तो कोलाइड के दैनिक जीवन में, औषधि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में हमने यहां इन अनुप्रयोगों की बात की। दोस्तों ये बात थी कोलाइड के अनुप्रयोगों की। यहां अपना ये कोलाइड वाला टॉपिक पूरा होता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे एंजाइम क्या होते हैं और उत्प्रेरक क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।